हेलो दोस्तों, और आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसके पहले हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में वीडियो डाला था ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर में अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में बताया था। आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगी। आप लोग अच्छे से वीडियो को पढ़ना और अच्छे से नोट्स बनाते जाना, ठीक। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो वीडियो रहेगा क्या, आपका स्टेबिलिटी फैक्टर होगा और स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। कि स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या जरूरत है कि स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता है, ठीक। स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता क्यों जरूरत है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ शेयर करना। आइए हम लोग देखते हैं पहले स्टेबिलिटी फैक्टर। पहले हम देखते हैं पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर में वैल्यू आती हैं जो आपको याद रखना है, ठीक। तो VBE, एक होता है VEB, VCE, VEC। इसकी वैल्यू होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि एग्जामों में काम देती है। VB का मान होता है -0.7, यहाँ होगा 0.7, -0.2, 0.2। और उसके बाद एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात करें, एक तरफ हो गया सिलिकॉन, एक तरफ हो गया जर्मेनियम। तो जैसे BBE एक्टिव में होता है, इधर ना लिखे, इधर लिखे, ठीक है। BB हमारा एक्टिव में हो गया, एक्टिव में BB हमारा एक्टिव में हो गया। और उसके बाद BB हमारा सैचुरेशन में हो गया, VC हमारा सैचुरेशन में हो गया, और BB हमारा कट ऑफ में हो गया, कट ऑफ, ठीक। इसमें वैल्यू होती है। सिलिकॉन के लिए क्या होगा और जर्मेनियम के लिए क्या होगा, वही खाना है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे आपके सिलिकॉन के लिए हो गया है 0.7, 0.8, 0.2 और यहाँ 0.0 वोल्ट, ठीक। ये सब वोल्टेज है। और जर्मेनियम में क्या होगा 0.2, 0.3, 0.1, -0.1 वोल्ट, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू है, नोट डाउन एनपीएन ट्रांजिस्टर सिलिकॉन के लिए। अब देखिए एक चीज और आता है, जैसे मान लीजिए VCE का मान एक नॉर्मल में आता है। VCE का मान सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए एक नॉर्मल वैल्यू कहीं कहीं पूछ लेता है। और BBE का मान, किसका, BBE का मान हमें VCE BBE आपको बताया है। तो एक BBE का मान तो सिलिकॉन के लिए 1 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.5 वोल्ट। BBE का मान 0.7 वोल्ट, इसके लिए 0.5 वोल्ट। इतना वैल्यू रखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल आता है, हम लोग लगा सकते हैं। तो इतना वैल्यूएशन का मान हम रखेंगे। इसको याद रखना है कि अगर VCE का मान सिलिकॉन के लिए 1 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.5 वोल्ट, BBE का मान सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और 0.5 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट है। आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए जितने, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तो जो मिलता जाए प्रसाद लेते जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट है। जितना आप लोग प्रसाद लेते जाएंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। इसमें एक प्रसाद है, लेते जाइए, खाते जाइए, लेते जाइए, कोई वो नहीं है। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं।
ये तो वैल्यू है पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक, अब आप लोग लिख लिए होंगे, इतना याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, छोड़ेंगे जितना हमसे हो सकेगा इफर्ट आपको हम दिखाएंगे। 101% इफर्ट रहेगा हमारे तरफ से। ठीक, अब इसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे। एक एक चैप्टर आपके सामने आपको हम धीरे धीरे बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। अब स्टेबिलिटी फैक्टर आता है। स्टेबिलिटी फैक्टर ये क्या है? स्टेबिलिटी फैक्टर की हम बात करते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? स्टेबिलिटी फैक्टर होता है आपका डेल आई सी वी यू, मतलब लीकेज कलेक्टर करंट में परिवर्तन और लीकेज करंट में परिवर्तन को अनुपात को स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। आइडियल वैल्यू स्टेबिलिटी फैक्टर का मान, यह सब लिख लो, आइडियल वैल्यू ये सब का मान 1 होता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं आप हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि आई सी अपन बीटा आई बी इतना होता है प्लस ए आई सी ई, इतना हम पढ़े हैं, और बीटा आई बी प्लस बीटा 1 प्लस आई सी बी होता है, हम लोग पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं, इतना पता है आई सी बी हो। अब दोनों में दोनों साइड आई सी का अगर कर देते हैं 1 बचेगा, बीटा आई बी अपन आई सी प्लस बीटा प्लस 1 अपन आई सी बी ओ अपन आई सी, ये किसका हो जाएगा? स्टेबिलिटी फैक्टर, यस हम लिख सकते हैं। तो ये आपका मान हो गया बीटा आई बी अपन आई सी प्लस बीटा प्लस 1 अपन एस। ठीक, और उसके बाद 1, अगर हम यस की वैल्यू देखें तो यस की वैल्यू अगर हम करेंगे तो हमारा वैल्यूएशन आ जाएगा, हम लिख सकते हैं यस की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 1 माइनस बीटा आई बी अपन आई सी, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होगी। ठीक, अब हम ये आपका स्टेबिलिटी फैक्टर है। ये देखो इसमें क्या है, एनल इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटी छोटी चीज़ आती है मगर बड़ी बातें बना देती है कि स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है, आइडियल वैल्यू स्टेबिलिटी फैक्टर। तो जो छोटे छोटे एग्जाम हैं बड़े बड़े एग्जामों में काम दे देते हैं। कभी कभी आप लोग अगर एनटीपीसी का एग्जाम दिए होंगे, जो ओंडम में आती है 1 साल के एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, घुमा कर पूछ लेता है। तो ये सब आपको वैल्यू याद रखनी चाहिए। ठीक, क्या होता है सब आपको पता रहनी चाहिए। ठीक, स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया। अब हम लोग आइए आगे देखते हैं, ये हो गया आपका। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, डेल आई सी अपन आई सी बी हो। ठीक, तो अगर नाम नोट कर लीजिए, ये सब याद रखिएगा। स्टेबिलिटी फैक्टर होता है यस बीटा प्लस 1 अपन 1 माइनस बीटा आई बी अपन आई सी, इतना वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर है। अब बात किया जाए क्या, अब हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन। एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ आता है हर चीज़ में आपको लिखाता है जितना आपको हमसे बनता है। अब सी का वोल्टेज गेन, तो कॉमन एमीटर का वोल्टेज गेन हम लोग लिखेंगे, तो आता है ए बी इक्वल टू बीटा इंटू आर ए सी अपान आर आई, या इसी को हम लोग लिखते हैं ए बी अपान बीटा इक्वल टू आर ए सी अपान आर ई प्लस स्मॉल आर ई। आर ई को हम लोग लिखते हैं 25 मिली वोल्ट अपान आई।
इतना याद रखना, कभी कभी यही पूछ लेता है ये चीज़, मतलब छोटी छोटी। अगर एसी लोड है तो आर ए सी का मतलब क्या हो गया, आर सी पैरेलल आर एल, और डीसी लोड है तो आर सी। ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे एसी लोड में क्या होता है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होती है। मान लीजिए ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रांजिस्टर है, अब यहाँ आर सी है, यहाँ पैरेलल में आर एल है, कैपेसिटर लगा है। अब ये आर सी है, आर एल है, तो आर सी आर एल कब होगा, तो एक कैपेसिटर एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ कैपेसिटर, इसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, नाम सब बता दें, इसको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। इधर ही इसको अगर ये बोलेंगे तो अगर इधर आर ई लगा है, इसको बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं। ये सब कपलिंग कैपेसिटर है, ए और ए बाईपास कैपेसिटर होता है। ए क्या होता है, डीसी को जाने देता है, एसी को ब्लॉक कर देता है, मगर ये एसी को जाने देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। ये चीज़ याद रखिएगा। वैल्यू, बस वैल्यू यही आएगी, आर सी पैरेलल आर एल, क्योंकि कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारे इधर से एसी जाएगा, और जैसे डीसी आता है ओपन सर्किट हो जाता है। हमने बताया कि डीसी में कैपेसिटर ओपन सर्किट और एसी में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह वैल्यू करता है। ठीक, तो कहाँ से आया कहाँ से आया, आपको सारा हमने वैल्यू आपको लिखा दिया है, आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक, हर एक एक चीज़ समझ लीजिए पॉइंटेबल है, हर एक एक चीज़ आपको पॉइंटेबल है। आपको सवाल आप लगा सकते हैं। अभी जब हम स्टेबिलिटी फैक्टर तक पढ़ा देंगे यार, मतलब जब हम उसका बाइसिंग सर्किट तक पढ़ा देंगे ना, तब आपको एक रिकॉर्ड न्यूमेरिकल लगवाएंगे ना, तो आपको मज़ा आएगा। इसलिए पहले इसका थ्योरी बहुत मेन होता है। ठीक, इतना आप लोग पढ़ते जाइएगा, समझ गए होंगे। कपलिंग कैपेसिटर किसे कहते हैं और बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। जो डीसी को एसी को बाईपास कर दे वो एसी बाई, और जो एसी को पास होने देगा कपलिंग कैपेसिटर होने देगा, कपल्ड करता है। कपलिंग मतलब कपल्ड। अब एक चीज आता है, एक होता है क्या इसमें, जैसे हम ट्रांजिस्टर को देखिए, जैसे ट्रांजिस्टर है कॉमन एमिटर का मानिए, और यहाँ एन ट्रांजिस्टर है। ठीक, इसको फॉरवर्ड हमने जोड़ दिया, पीएनपी मान लीजिए, पीएनपी से जोड़ दिया, इसको फॉरवर्ड जोड़ दिया, इसको रिवर्स जोड़ दिया। तो उसमें आपको समझाना चाहिए और आपको अब समझ में आ जाएगा। जो मैं IC/VC हमने खींचा था, इसमें 3 रीजन प्राप्त होता है। अभी आपको दिखेगा, सब दिखेगा, बिकेगा भी। यहाँ हम बात करेंगे डीसी लोड लाइन की, थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, बातों में पॉइंट होना चाहिए बस। IB1 डैश, IB2 डैश, IB3 डैश, IB3, IB4 डैश। अब देखिए, मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है Q और यहाँ उठा Q डैश। आपको हम बताते हैं क्या है। अगर हम डीसी लोड लाइन खींचे BCC अपन RC, अभी सब बताएंगे डीसी लोड लाइन कैसे आया है BCC अपन 0। अब देखो, इसको बोलते हैं डीसी लोड लाइन। मैं बताता हूँ डीसी लोड लाइन, देखो क्या है ये, मेरे को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा ट्रांजिस्टर में हमको एक चीज़ बनाने की जरूरत पड़ी, क्या जरूरत की आवश्यकता हो गई, जिसके वजह से ट्रांजिस्टर में ये चीज़ हमको देखने को मिल गया। अब देखो मज़ा आएगा।
क्या आएगा, मजा। तो अगले वाले पार्ट में आपको डीसी लोड लाइन के बारे में समझाते हैं और मजा लेते हैं, ठीक। या समझ लीजिए। तो वो इसमें क्या है, जैसे हम ट्रांजिस्टर को रिवर्स बायस में करते हैं, ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, रिवर्स बायस में करते हैं। जब हम ट्रांजिस्टर को जैसे रिवर्स बायस में करते हैं तो इसमें जो डिप्लेशन लेयर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होती है, तो जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियरों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण जंक्शन पर लीकेज करंट फ्लो होता है। तो जो लीकेज करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है। एक चीज़ याद रखिए, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे जंक्शन में होता है। हम जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, और जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ती है तो उसमें क्या लीकेज करंट फ्लो होता है। और लीकेज करंट फ्लो जब होता है तो उससे हमारा ट्रांजिस्टर कुछ लॉसेस हमिंग की आवाज़ करता है। तो ये जो लीकेज करंट होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पर, टेम्परेचर पर। सीधा सिंपल सी बात, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो क्या करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक। अब बात करते हैं तो उसके कारण क्या होता है। जब टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो हमारा क्या है कि टेम्परेचर का लीकेज करंट बढ़ा, और लीकेज करंट बढ़ा। देखो हम एक रिलेशन निकाल देते हैं थोड़ा सा। हम लोग क्या पढ़े हैं, ICEO बीटा प्लस 1 ICBO, ये जानते हैं। और एक चीज़ और क्या जानते हैं, IC बीटा IB प्लस ICEO, इतना जानते हैं। तो क्या हुआ, हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लीकेज करंट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब टेम्परेचर का लीकेज करंट से रिलेशन है। तो टेम्परेचर बढ़ा है, लीकेज करंट बढ़ रहा है, लीकेज करंट बढ़ रहा है, उसके कारण हमारा क्या है, IC करंट बढ़ रहा है। क्योंकि IC प्रोपोर्शनल ICO, क्या हो गया, IC प्रोपोर्शनल ICO। अब लीकेज करंट बढ़ा है तो कलेक्टर करंट बढ़ रहा है। अब कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो हमारा अगर ICO बढ़ रहा है तो हमारा ICBO बढ़ रहा है। ICBO बढ़ रहा है तो हमारा जब कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो उसके कारण हमारा क्या है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा यहाँ है वो थोड़ा घिसक के ऊपर आ गया। तो जो ट्रांजिस्टर हमारा कब एम्पलीफायर की, जब एक्टिव रीजन में वर्क रहता है तब एम्पलीफायर करता है, एम्पलीफिकेशन देता है, अच्छा सिग्नल देता है विदाउट विरूपण की। और जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट थोड़ा सा ऊपर घसका, उसके कारण हमारा जो आउटपुट प्रॉपर एम्पलीफिकेशन हो रहा है, एम्पलीफिकेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, लीकेज करंट बढ़ रहा है, लीकेज करंट बढ़ रहा है तो हमारा कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, कलेक्टर करंट बढ़ने के कारण ऑपरेटिंग पॉइंट थोड़ा सा यहाँ से देखो यहाँ आ गया। जब यहाँ से हमारा यहाँ आ गया, उसके कारण हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहा, आउटपुट हमारा डिस्टर्ब मतलब विरूपण प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारे ट्रांजिस्टर में कमियां हैं। तो ट्रांजिस्टर में जो कमी है, अब कमी आ गई कि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर गया, जैसे शिफ्ट किया आउटपुट हमारा डिस्टर्ब वेव प्राप्त हो रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमको पूर्ण रूप से कलेक्टर करंट को कम करना है, जो ये इंक्रीज हो रहा है लीकेज करंट के कारण। मतलब अगर हम इसको कंट्रोल कर लिए तो ये कंट्रोल हो जाएगा। जो हमारा आउटपुट डिस्टर्ब वेव प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, डिस्टर्ब वेव मतलब विरूपण। और हमारा एम्पलीफायर प्रॉपर रूप से एम्पलीफिकेशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट उठ गया। किसके कारण, लीकेज करंट के कारण। लीकेज करंट हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट किया, यहाँ कलेक्टर करंट है। अब कलेक्टर करंट शिफ्ट करेगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करेगा, तो उसके कारण हमारा एम्पलीफायर प्रॉपर रूप से आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो एक बीमारी है ट्रांजिस्टर में। इस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग बायसिंग सर्किट का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा कलेक्टर करंट कंट्रोल हो जाता है, लीकेज करंट कंट्रोल होगा तो कलेक्टर करंट कंट्रोल होगा। अब इसमें एक शर्त आती है, इसमें शर्त क्या आती है कि अगर ट्रांजिस्टर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइजेशन के लिए शर्तें, अगर हम तो हमारे लिए शर्तें क्या है। पहली बात, हमारा जैसे हमारा एम्पलीफायर
प्रॉपर वे से एम्प्लीफिकेशन करें, उसके लिए शर्तें क्या हो सकती है कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी लोड लाइन के मध्य में शिफ्ट न हो, एक्टिव रीजन वर्क करे, अल्फा बीटा पैरामीटर पर नहीं निर्भर करना चाहिए क्यू का मान। जो अल्फा है गेन का मात्रक है, अल्फा बीटा पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो 3-4 पहले बात तो एक्टिव रीजन में काम करेगा, डीसी लोड लाइन के मध्य में काम करेगा। दूसरी बात अल्फा बीटा पैरामीटर में काम करेगा। दूसरी बात डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात जो क्या नाम है अल्फा बीटा हो गया, हाँ इसको जो सिग्नल देंगे लो एम्पलीट्यूड वाला देंगे, लो एम्पलीट्यूड वाला देंगे, तो जिससे हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन की तरह काम करे, एक्टिव रीजन में काम करे, क्यू पॉइंट हमारा डीसी लोड लाइन के मध्य में रहे और एक्टिव रीजन में काम करे, अल्फा बीटा पैरामीटर निर्भर करे। तीसरा जो इस एम्पलीफायर को हम लोग देंगे, पीएनपी या कोई भी ट्रांजिस्टर को देंगे, वो लो एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल देंगे, समझ गए। तो लो एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल देंगे जिससे हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, प्रॉपर एम्पलीफिकेशन काम करेगा। उसके वजह से अब किसके वजह से हम लोग बाइसिंग सर्किट देंगे। जो बाइसिंग सर्किट जब देंगे ना तो कलेक्टर करंट का मान कंट्रोल होगा, लीकेज करंट का मान कंट्रोल होगा। और जब लीकेज करंट होगा तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो रहा है शिफ्ट नहीं होगा, जो शिफ्ट हो रहा है शिफ्ट नहीं होगा, समझ गए। तो आजकल ट्रांजिस्टर में बाइसिंग सर्किट का प्रयोग बहुत अच्छा किया जाता है। आरसी तो बेस बाइसिंग, फिक्स्ड बाइसिंग, स्टेबिलिटी बाइसिंग, कई बाइसिंग है, तो उसमें सबसे बढ़िया वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का प्रयोग किया जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर सबसे अच्छा बाइसिंग माना जाता है, उससे हमारा कंट्रोल हो जाता है, बहुत अच्छा स्टेबिलिटी बने। तो आप लोग समझ जाइए कि ये जो मैंने पढ़ाया टॉपिक ये बहुत आपके लिए ज़रूरी था एम्पलीफायर में, कि स्टेबिलिटी की आवश्यकता क्यों हो रही है, क्यों हमारा बाइसिंग सर्किट का हम लोग प्रयोग करते हैं। बहुत लोग काट देते हैं, तो बाइसिंग सर्किट का हम लोग प्रयोग क्यों कर रहे हैं वो आपके सामने मैंने पूरा रख दिया डिटेलिंग। अब हम आप इसके बारे में दिखा देते हैं कि क्यू पॉइंट को स्टेबलाइजेशन के लिए क्या शर्तें होती हैं। तो शर्तें क्या हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते, लिख लीजिएगा। तो शर्तें क्या है, शर्तें क्या है मतलब, शर्तें मतलब इसका होता है मतलब क्यू ऑपरेटिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं क्यू पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर स्टेबिलिटी कंडीशन, स्टेबिलिटी कंडीशन। तो स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहला क्यू का मान अल्फा बीटा पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्यू का मान अल्फा बीटा पर नॉट डिपेंड नहीं करेगा। अब जब डिपेंड नहीं करेगा दूसरा क्या होता है, क्यू एक्टिव रीजन में काम करेगा और डीसी लोड लाइन के मध्य में, क्यू एक्टिव रीजन, क्यू वर्क ऐसे लिखो, क्यू वर्क एक्टिव रीजन एंड डीसी लोड लाइन के मध्य में, मतलब बिटवीन डीसी लोड लाइन और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, पहला अल्फा बीटा पर डिपेंड नहीं करेगा, क्यों एक्टिव रीजन काम करेगा और बिटवीन डीसी लोड लाइन के मध्य में। तीसरा क्या होता है, लो एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ लो एम्पलीट्यूड सिग्नल। तो इसका मतलब हमारा 3 केसेस हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट को, क्यू ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबिलिटी कंडीशन, स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर प्रॉपर एम्पलीफायर की तरफ वर्क कर सके। और ट्रांजिस्टर अगर हमारा प्रॉपर एम्पलीफायर की तरफ वर्क नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हमारा आउटपुट डिस्टर्ब वेव की जरूरत है, मतलब आउटपुट हमारा प्रॉपर वे से नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को बाइसिंग सर्किट की आवश्यकता होती है। तो बाइसिंग सर्किट की आवश्यकता क्यों हुई,
नीड ऑफ बायसिंग सर्किट। हम ये पूरा जो टॉपिक था पढ़ाने का मतलब नीड ऑफ बायसिंग सर्किट। बायसिंग सर्किट की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो हमारा कलेक्टर करंट मान बढ़ रहा है, जब कलेक्टर करंट मान क्यों हमारा शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि कलेक्टर करंट हमारा लीकेज करंट हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और जब टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है लीकेज करंट बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ने से ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट हो गया तो जो डीसी लोड लाइन के मध्य में है एक्टिव रीजन कहाँ होने पा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, आउटपुट डिस्चार्ज वेव प्राप्त हो रहा है, विरूपण रेस प्राप्त हो रहा है। तो इसके वजह से स्टेबलाइजेशन के लिए कलेक्टर करंट के स्टेबलाइजेशन बायसिंग सर्किट की आवश्यकता होती है। तो बायसिंग सर्किट हमारा क्या होगा, जो एसी के साथ डीसी, हमारा डीसी के साथ एसी घूम रहा है वो घूमेगा नहीं, बाईपास कर दे, इसलिए हम लोग बाईपास कैपेसिटर का भी यूज करेंगे। हमने बताया बाईपास कैपेसिटर का यूज करेंगे कि हमारा जो एसी लोड लाइन डीसी लोड लाइन को मतलब डीसी लोड लाइन को हमारा जो कौन प्रभावित कर रहा है, एसी, वो एसी को हम कैपेसिटर लगा के बाईपास कर देंगे, बाईपास कैपेसिटर भी लगेगा। तो बायसिंग सर्किट का हम प्रयोग करेंगे। बायसिंग सर्किट का प्रयोग करने से हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरफ वर्क करेगा। तो जो भी ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी लगाया जाता है उसमें बायसिंग सर्किट जरूर लगाया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना ही है। अगर काम करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होगा। तो टेम्परेचर ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होगा, लीकेज करंट शिफ्ट होगा, तो कलेक्टर करंट शिफ्ट होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइजेशन करना है। तो इस स्टेबलाइजेशन को दूर करने के लिए, मतलब इस स्टेबलाइजेशन को जो कि ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी लाइन के मध्य में काम करे, उसके लिए हम बायसिंग सर्किट का प्रयोग करते हैं। बायसिंग सर्किट से हमारा लीकेज करंट कम होता है, कलेक्टर करंट कम हो जाता है। तो नीड ऑफ बायसिंग सर्किट की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब अगला जो टॉपिक चढ़ेगा बायसिंग सर्किट, उसमें सारा बायसिंग पढ़ाएंगे। अब उसके बाद मजा आएगा एम्पलीफायर पढ़ने में, समझ गए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक्स।